हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके एनसीईआरटी के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है आपका पक्षी यानी बर्ड्स के बारे में। आपके एनसीईआरटी के अंदर ईवीएस के अंदर ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके कई सारे बर्ड्स यानी पक्षियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपके उल्लू पूछा जाता है, मैना पूछा जाता है, आपके कलचीडी वगैरह, आपके कौवा वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद दोबारा पक्षियों के बारे में मत पढ़ना, क्योंकि आज जितने भी पक्षी है सबको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब रियलिटी में खत्म नहीं कर दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण पक्षी है आज उनको वीडियो के माध्यम से कवर करा देंगे। ठीक है, नोट खत्म करा देंगे, उनको कवर करा देंगे। तो आज आपका टॉपिक नंबर ये 26 है। इससे पहले 25 में टॉपिक करा चुका हूं ऑलरेडी, और उससे पहले कई सारी क्लास मैं आपके लिए करा चुका हूं आपके अलग अलग सब्जेक्ट की। एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जब तक वो नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, फॉर्म भरने का वेट करेंगे, जितने मेरे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तब तक तो उनका ये मान कर चलिए आधे से ज्यादा चीज कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, और जो बच्चे नोट्स वगैरह लेकर तैयारी कर रहे हैं ना, उनका सिलेबस कंप्लीट होकर वो लोग रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अपनी तैयारी कंटिन्यूअसली करते रहिए, आपका स्कोर बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक, तो अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी ये जो क्लासेज है वो आपके एग्जाम तक चलेगी। जब आपका एग्जाम रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं पक्षियों के बारे में। जानवरों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जो आपके महत्वपूर्ण जानवर होते हैं। आज पक्षियों के बारे में बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। ठीक जी, सभी को गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और उसके अलावा ये सीटेट के नोट्स है जो मैं पहले बता चुका हूं। एक वीडियो भी पर्टिकुलर मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है कि नोट्स के अंदर क्या क्या चीज है, जितने भी आपके सभी सब्जेक्ट है उनके अंदर क्या क्या मटेरियल है, और इसको आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सारा प्रोसेस एक वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, और ये सारी चीजें जो आपको दी सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है ये नोट्स के अंदर है। मैंने उस वीडियो के अंदर जाके देख लेना, यूट्यूब पर सर्च मार लेना सचिन सर नोट्स के नाम से या सचिन एकेडमी नोट्स के नाम से, वो सारी चीजें उसके अंदर आपको मिल जाएगी। XYZ आपको फिर कोई चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पक्षियों के बारे में एक एक करके, और उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, जो सबसे पहला पक्षी है, बड़ा महत्वपूर्ण पक्षी है आपके एनसीईआरटी के अंदर बात करूं मैं तो सॉरी, कई दिन से खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रही। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका बूझो और पहचानो के अंदर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो वहां पर बच्चों को संकेत दिया हुआ है, एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि वो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, वो है हमारा नेशनल बर्ड। अब जैसे इससे पहले जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, ये क्वेश्चन भर भर के कई बार पूछा गया है, और सिंपल इतना क्वेश्चन पूछा जाता था कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। बच्चा बच्चा बता देगा। ठीक है, प्राइमरी स्कूल का छोटा से छोटा बच्चा बता देगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी हमारा नेशनल बर्ड कौन है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। बट इस बार क्या है, इतना इंप्रूवाइजेशन किया सीबीएसई बोर्ड ने, उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, उन्होंने सिंपल यहां पर आपको स्टेटमेंट दे दी कि एक ऐसा पक्षी जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। अब बताओ कौन सा पक्षी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है कही गई है आपके मोर के लिए, ये वाली स्टेटमेंट कही गई है। ठीक है, तो यहां पर दो बातें निकली है कि हमारा नेशनल जो बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, वो मोर होता है, और जिसके लिए ये वाली स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी के अंदर कही गई है। आई होप आपका मोर से संबंधित क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, पक्षियों का राजा इसको कहा जाता है, मोर को कहा जाता है। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, इसकी जो आकृति है, सुंदरता है, वो देखते ही लगती है, ठीक है, सभी पक्षियों के मुकाबले, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और संस्कृत भाषा में इसको मयूर कहा जाता है, मयूर कहा जाता है इसको पक्षी को। ठीक, और जो इसका साइंटिफिक नेम है, जंतु वाला नाम है इसका, वो है आपका पावो क्रिस्टेटस इसका नाम है, जो कि आपके एग्जाम में शायद आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाकी के टेट वगैरह एग्जाम में शायद आपको देखने को मिल जाए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या नाम है, उसका मोर, और दूसरा ये वाली जो स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ये किस पक्षी के लिए कही गई है, तो ये कही गई है आपके मोर के लिए, यानी आपके पिकॉक के लिए ये वाली बात कही गई है। ठीक है, तो ये चीज आपकी पहला पक्षी क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अब दूसरे पक्षी के बारे में, बारबेट के बारे में, यानी कि बसंत गोरी के बारे में। देखिए, बसंत गोरी के बारे में अब आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। बसंत गोरी गर्मियों में क्या काम करती है, टुक टुक करती है। ठीक है, आवाज करती है टुक टुक की, और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। आपने देखा होगा पेड़ में जो इस तरीके से
तना जो होता है उसमें छेद बना लेती है, ठीक है। हमारे शायद इंडिया के एनवायरमेंट के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है, फॉरेनर के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, बसंत कोरी, ठीक। वैसे इंडिया में भी बहुत जगह है जहां देखने को मिलती है, लेकिन मैंने फॉरेनर में बहुत ज्यादा देखा है इसको। और टुक टुक की आवाज करती है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं वुड पेकर की। आज यार खांसी ज्यादा ही हो रखी है, ठीक है। यानी कठफोड़वा की बात करते हैं, सेम ये भी बसंत गोरी की तरह पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर सिमिलरिटीज यहां पर देखने को मिलती है। बसंत गोरी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं शकरखोरा यानी सन बर्ड की बात करते हैं। शकरखोरा के बारे में बात करते हैं। शकरखोरा किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आपने देखा होगा कोई भी पेड़ हो तो उस पर कोई घोंसला आपको लटका हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लटका हुआ घोंसला आपको मिले, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो समझ लो वो आपके शकरखोरा का आपको देखने को मिलेगा, सन बर्ड का आपको घोंसला हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे लटका हुआ घोंसला इस तरीके से मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये लटका हुआ घोंसला किसका है? ये आपका शकरखोरा का है। जो इसका घोंसला होता है वो बनता किन किन चीजों का है? बाल का बना होता है, ठीक है। किसी के भी बाल हो, आदमी के हो, जानवर के हो, किसी के भी हो, तो उसको इकट्ठा कर लेता है। मकड़ी के जाले का होता है, पतली टहनियों का होता है, बारीक घास का होता है, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होती है, पेड़ की छाल के टुकड़े होते हैं, और कपड़ों के आपके चीथड़े से बना होता है। ये जो घोंसला बना होता है आपका सन बर्ड का, ये जो आपका घोंसला बना होता है किसका? आपके शकरखोरा का। तो शकरखोरा यहां पर आपका कंप्लीट हुआ। बात करते हैं आपके अगले के बारे में बात करते हैं। अगले आपके आगे आपके बड़े महत्वपूर्ण आपके चील, बाज और गिद्ध। ये आपके एनसीईआरटी में भी तीनों के तीनों आपके सेम एजीटी एक जैसे दिए हुए हैं, ठीक है। चील, बाज और गिद्ध। अब देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़िए आप लोग एक एक करके, ठीक जी, ठीक है। अब देखिए चील, बाज और गिद्ध के बारे में। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। मतलब जो इनकी देखने की जो कैपेबिलिटीज है, देखने की क्षमता है, हम मनुष्य की क्षमता हम मतलब हमारे मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यह है, ये सबसे ज्यादा बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। दूसरी बात, जो चील की जो पूंछ होती है वो होती है खांचे वाली होती है। कैसी होती है? चील की जो पूंछ होती है वो होती है आपकी खांचे वाली होती है। जो गिद्ध होता है वो मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। बेसिकली गिद्ध भी खुद साफ होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें मतलब एक ये गंभीर विषय है। गिद्ध क्या होता है? बेसिकली एक दवाई आती है, मतलब अब तो उस पर बैन लग गया है, इंडिया के अंदर भी बैन लग गया है और ऑल ओवर वर्ल्ड के में भी उसके ऊपर बैन लगता जा रहा है। डाइक्लोफ्लेनिक के नाम से वो दवाई आती है। जैसे जो पशु होते हैं तो उनको जो ज्वाइंट्स की जो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जो किसान रहता है, जो पशु वगैरह पालते हैं, तो उनको दवाई देते हैं। तो जब वो पशु मर जाते हैं तो गिद्ध आकर उसको खाता है मरे हुए जानवर को गिद्ध खाता है। तो उसके बाद उस दवाई की वजह से जो गिद्ध है वो मरते जा रहे हैं। तो इसलिए गिद्ध की जो जाति है वो दिन पर दिन खत्म होती जा रही है, या कह लीजिए विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। ये जो है विलुप्त होती जा रही है, और विलुप्त नहीं, इसको गंभीर विलुप्त कहिए, ठीक है। इसको रेड डाटा बुक के अंदर, ठीक है, रेड डाटा बुक के अंदर ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपका रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के अंदर जो भी आपके गंभीर आपके जीव जंतु होते हैं उन उसको जो है रेड डाटा बुक के अंदर आपका सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? इसको रेड डाटा बुक को जारी करता है आपका IUCN, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म बताओ। तो आईयूसीएन इसको जारी करता है, रेड डाटा बुक को जारी करता है। तो इसके अंदर इसको गंभीर विलुप्त जाति बताया गया गिद्ध को अंदर, और हमारे जो गिद्ध है वैसे बहुत कम होते जा रहे हैं। तो अब जो डाइक्लोफ्लेनिक की जो दवाई है इसको बैन कर दिया है, और धीरे धीरे इसकी जगह पर दूसरी दवाई को मतलब इसको रिप्लेस कर दिया है कि भाई इस दवाई का यूज करिए, और इस दवाई को यूज करोगे तो जानवर भी आपके, पशु भी बचे रहेंगे और गिद्ध भी आपका बचा रहेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं इसके परिणाम, मतलब बहुत लंबे टाइम पर बाद देखने को मिलेंगे, ताकि गिद्धों को मतलब बचाया जा सके, इनका कंजर्व किया जा सके ज्यादा से ज्यादा। आप लोग देखोगे आपके आसपास तक, अब आसपास मतलब गिद्ध आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए गिद्ध क्या करता है? मरे हुए जानवरों को सफाई का काम करता है, जो गिद्ध करता है, ठीक है। अब अगर गिद्ध ही नहीं रहेगा तो मरे हुए जानवरों की सफाई कौन करेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर साफ दिखाई दे जाती है, तो ये वाली बात इसके बारे में हो गई। तो चील, बाज और गिद्ध के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए थे वो तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक। आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। IUCN की फुल फॉर्म बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक, जल्दी से बताओ।
चलिए बढ़ते हैं आपके अगले पॉइंट की ओर। अगला है आपका पक्षी टेलर बर्ड यानी कि दर्जन चिड़िया। देखो इसके नाम से पता चल रहा है टेलर बर्ड यानी दर्जन चिड़िया। दर्जी क्या काम करता है, टेलर क्या काम करता है, कपड़े सीने का काम करता है। ये क्या काम करती है, ये अपने घोंसले को सीने का काम करती है, घोंसले को सीती है। ठीक है, जैसा आप लोग देख रहे हो इसके घोंसले को कैसे सिया हुआ है इसने। ठीक है, तो घोंसले को क्या काम करती है, सिलने का काम करती है। जैसे दर्जी सिलता है कपड़ों को, ठीक है, सुई से सिलता है, इस तरीके से अपने घोंसले को सिलती है। तो टेलर बर्ड होती है, दर्जन चिड़िया इसका नाम होता है। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। ये विशेषता है आपकी टेलर बर्ड की, ये आपकी विशेषता है। ठीक है, तो दर्जन के बारे में आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं आपका अब वीवर पक्षी यानी वीवर बर्ड के बारे में। देखो इसके बारे में आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, वीवर बर्ड के बारे में। देखो, और खासकर पुरुष वर्ग ध्यान से देखना। अब देखो जो वीवर बर्ड है, जो नर है आपके, जो मेल है, मेल जो वीवर बर्ड है वो अपने घोंसले बनाते हैं, मतलब अपने अपने घोंसले बना लिए। और जो फीमेल है, जो मादा वीवर मतलब जो पक्षी है, उन सभी घोंसलों को देखती है। ठीक है, और देखने के बाद फिर उनमें से जो घोंसले सबसे ज्यादा उसको पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। मतलब बेसिकली यहां पर जो फीमेल जो वीवर पक्षी होती है वो यहां पर एक तरीके से अपना स्वयंवर रचाती है कि हाँ भाई मेल जितने भी वीवर पक्षी है अपने अपने घोंसले लगा लो भाई, जो मुझको पसंद आएगा वहां पर मैं अपना माला पहना दूंगी। ठीक है, तो यहां पर स्वयंवर रचता है, यहां पर देख लो यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या काम करती है, स्वयंवर रचाती है कि जिसका मुझको पसंद आएगा तो मैं यहाँ क्या काम करूंगी, अपना घोंसला जो सबसे पसंद आएगा उसमें वो यहाँ पर क्या काम करेगी, अपने अंडे देगी। ठीक है, तो यहां पर रचाया जाता है इनका स्वयंवर, जैसे यहां पर मचाया जाता है मतलब मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके वीवर पक्षी की। ऑनलाइन एग्जाम में पिछली बार आपका कई बार पूछा गया था वीवर पक्षी से संबंधित। ठीक, अगला पक्षी आ गया आपका फाख्ता पक्षी। फाख्ता के बारे में सिर्फ इतना ही आपको जानना है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है और आज तक सीटेट में भी इतना ही आया है कि जो फाख्ता पक्षी होता है वो आपका कैक्टस, कांटों के बीच और जो आपकी मेहंदी की जो मेड़ होती है उसमें अपना घोंसला बनाता है। सिर्फ इतनी बात जान लेना, इसके बाद आपको सिंपल सा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही आपके एग्जाम में आता है और इतना ही एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण आपका आ गया पक्षी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया था पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में। अब देखिए मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं कि पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम में आता था उल्लू और जो ऑनलाइन एग्जाम में आया, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को क्या मिला था। अब जब इससे पहले जो ऑफलाइन एग्जाम में उल्लू के बारे में पूछा जाता था तो वो ये पूछा जाता था कि जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, मतलब 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है जो उल्लू होता है। ये पूछा जाता था जब पेपर ऑफलाइन होता था कि उल्लू अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री घुमा सकता है। बट जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ, मेरे ख्याल से हर शिफ्ट को एक शिफ्ट छोड़कर दूसरी शिफ्ट में हर शिफ्ट के अंदर यह पूछा गया कि जो इसकी आंखें होती है वो मानव की तरह यानी हमारी तरह सामने की तरह होती है। कैसी होती है, सामने की तरह होती है। देखो इसकी जो आंखें है कैसी है, हमारी तरह सामने की तरह होती है। ठीक है, देख रहे हो लो। ठीक है, अब मानव की तरह सामने हो रही है तो सामने की तरह देख सकती है। यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया आपके ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो इसके ऊपर। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया, मेरे ख्याल से इसकी कोई गिनती नहीं है। तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा नजर डाल लेना कि इसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ आपकी होती है। ठीक है, और 360 डिग्री तो आपकी घूमती घूमती है। बट यहां पर बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है उल्लू और मैना के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और जो उल्लू होता है वो 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा लेता है। बट मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको यहां पर रखना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पब्लिकेशन वगैरह की किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरिटी नहीं रहती। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीजों को बिल्कुल क्लियर करके दिया हुआ है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलिए तो ये बात पढ़ ली, उल्लुओं ने उल्लुओं के बारे में पढ़ लिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं अभी इसके बारे में। अब बात करते हैं इंडियन रोबिन के बारे में यानी कलचीड़ी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो कलचीड़ी क्या होती है, कलचीड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की क्या होती है, नाजुक टहनियां होती है, जड़ें होती है, ऊन होती है, बाल होती है, रुई होती है और ये सब बिछा रहता है इनके घोंसले के अंदर। उसके अलावा ये छोटे छोटे कीड़े ये छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है
और जो इनकी चोंच होती है वो क्या होती है, अंदर से लाल होती है। इनकी चोंच क्या रहती है, अंदर से लाल होती है। ठीक है, ये बात होगी कलचिड़ी यानी कि इंडियन रोबिन के बारे में, ये वाली बात होगी। ठीक, अब बात करते हैं कौवे के बारे में यानी क्रो के बारे में। ये और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। जो वाला कंसेप्ट है ना, मैन विल बी मैन, कि आदमी हमेशा आदमी रहेगा, उसको फॉलो करता है क्रो। अभी तक तो आपने पढ़ा होगा जो मेल आपका व्यूवर पक्षी आया था, जो स्वयंवर रचाया जाता है, ये भाई साहब उससे भी एक कदम आगे जाता है। अब देखो ये उससे एक कदम आगे कैसे जाएगा, जो कौवा होता है। देखो भाई, पढ़ो कौवे के बारे में। जो कौवा होता है उसके घोंसले में क्या होता है, लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की टहनियां होती है। ये सभी चीजें इसके क्या होती है, घोंसले में होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कौवा जो होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल होती है उस पर अपना घोंसला बनाता है, जो कौवा होता है। यहां तक आप समझे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है, जो कोयल होती है। कोयल क्या होती है, अपना सबसे मीठा जो गाना होती है उसको गुनगुनाती है, गाती है, जो भी ये करती है। ठीक है, ये कोयल के बारे में जो जानकारी होती है। बट आपके एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपना घोंसला नहीं बनाती। अब अपना घोंसला नहीं बनाती तो कहां बनाती है, वह कोए के घोंसले में क्या काम करती है, अपने अंडे देती है। ठीक है, वह कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है। और कोए अपने अंडों को तो सेता ही है, साथ में वह कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा कहता है कि भाई कोयल कोयल तू अपने अंडे मत से, ठीक है, मैं तेरे अंडों की देखभाल करूंगा, इनको सेऊंगा, ठीक है, मैं इनका सब कुछ करूंगा, तू टेंशन मत ले। तो मैन विल बी मैन का कंसेप्ट जो यहां पर फॉलो करता है वो कौवा करता है। ठीक है, तो देखो कितना जेन्युइन मतलब जेंटलमैन आदमी है कौवा होता है। बेफालतू में लोग इसे काला कौवा और मतलब पत्थर मार के भगा देते हैं। तो सबसे जेन्युइन जो जेंटलमैन आदमी है, महिलाओं को इससे सीखना चाहिए और पुरुषों को इससे सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हो आगे। कुछ लोग इसे कहेंगे कि मतलब ये तो गुलाम है या महिलाओं का कुछ है, कुछ भी कह लो यार, जेंटलमैन आदमी है। ठीक, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। अब बात करते हैं गोरैया के बारे में, बात करते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। गोरैया के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है, जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में आई, वो पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिया होगा। अब देखिए गोरैया के बारे में पहली चीज तो ये है कि ये अलमारी के ऊपर, मान लीजिए कोई भी घर के अंदर अलमारी होती है, कहीं भी होती है, या तो वहां पर अपना घोंसला बनाएगी, या जो मिरर होता है, आईना होता है, या वहां पर अपना घोंसला बनाएगी। ठीक है, ये इसका घोंसला बनाने की जगह है। बट पिछली बार क्या हुआ, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ, ठीक, अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे पिछली बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ कि सर पता नहीं कुछ शिफ्ट के अंदर, पता नहीं सर पेपर हार्ड आ गया, मॉडरेट आ गया। ठीक है, ये कुछ शिफ्ट वाले बच्चों ने कहा था, बट पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आया था। ठीक है, तो कुछ शिफ्ट वालों को, बच्चों को बड़ी दिक्कत आई थी। मैंने कहा था कि यार आराम से एनसीईआरटी आराम से फॉलो कर लो, उससे बाहर पेपर नहीं आ रहा है। हाँ, 3-4 शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन आ गए थे जैसे यूपीटेट वगैरह में आए थे, बट वो भी बेसिक लेवल के थे। ठीक है, और इस बार तो उनकी भी टेंशन खत्म है, क्योंकि अलग से टॉपिक मैंने अपने नोट्स के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूड करे हुए। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए गोरैया में क्या नया पॉइंट आया। गोरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था पहले, बट अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। अब देखिए क्या था, दिल्ली में पहले गोरैया बहुत दिखते थे, बट जब से शहरीकरण बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती गई, लोग ज्यादा आते गए दिल्ली के अंदर, तो गोरैया कम देखने को मिलता गया। तो जो दिल्ली सरकार थी, आई थिंक 2010 की बात थी अगर मैं सही हूं तो जो उस टाइम पर शीला कह रहा हूं, शीला दीक्षित थी, उनकी सरकार थी, इतना मुझे ध्यान है। तो उन्होंने क्या काम करा, जो गोरैया थी इसको राजकीय पक्षी के रूप में इसको घोषित कर दिया। ठीक है, दिल्ली का राजकीय पक्षी किसको घोषित कर दिया, दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित कर दिया, आपका गोरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित कर दिया। ठीक है, और इनके उत्थान के लिए कुछ प्रोग्राम भी चलाए। और 20 मार्च को आपका विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को आपका विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। यह भी बात ध्यान रखिए आप। ठीक, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, तो गोरैया के बारे में आप लोग समझ गए। एक तो इसके घोंसले के बारे में समझ गए, कहां का अपना घोंसला बनाती है, और जो ये आपका कहा किसका राज्य पक्षी है, आपका दिल्ली का राज्य पक्षी है, और दिल्ली में सामान्य रूप से पहले दिखाई देता था। और इसकी जागरूकता के लिए मतलब ये अभियान चला है, ये इसके लिए जागरूकता के लिए ये प्लानिंग चलाई गई थी। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा जो ये शीला दीक्षित जी ने चलाई थी। ठीक है, जो मतलब नहीं है हमारे बीच में। तो ये आप लोग समझिए इसके बारे में पॉइंट। ये पिछली बार एक नया क्वेश्चन आया था सीटेट के एग्जाम के अंदर, तो ये बात आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं कबूतर के बारे में। देखिए कबूतर के बारे में सिर्फ इतना लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाता है।
ठीक, आप लोगों के घर में भी आपने देखा होगा कबूतर, जहां भी पुराना मकान होगा या खंडर वगैरह होगा, वहां पर अपना घोंसला बनाता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक, यहां तक आपके जो पक्षी थे उनके बारे में, जो मेन मेन पक्षी है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए, वो आपके यहां पर सारे कवर हो गए, बट अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन